तो हेलो दोस्तों, एक अन्य टेस्ट सीरीज आपके सामने प्रस्तुत है। चलिए इसको देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन इसका है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कोड का चयन कीजिए। पहला क्वेश्चन है, जॉन स्टुअर्ट मिल को उपयोगितावाद का अंतिम और व्यक्तिवाद का प्रथम विचारक माना जाता है। पहला स्टेटमेंट है। दूसरा है, जिस प्रकार उपयोगितावाद को एनलाइटनमेंट यानी प्रबोधनवाद का अगला चरण माना जाता है, उसी प्रकार आदर्शवादी विचारधारा को रोमांटिसिज्म का अगला कदम माना जाता है। तो ये इसमें हमें सही आंसर चुनना है। तो इसमें सही जो आंसर होगा 3 होगा, यानी दोनों स्टेटमेंट सही हैं दोस्तों। फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट है, कथन है कि हेगल विशुद्ध अद्वैतवादी मोनिस्टिक विचारक है। दूसरा कथन कारण इसका है, उसके अनुसार जो कुछ रियल है वह रेशनल है और जो कुछ रेशनल है वो रियल। तो इसमें दोस्तों कथन और कारण दोनों सही हैं और कारण कथन की सही व्याख्या कर रहा है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेगल का आदर्शवाद लॉक के उदारवाद के सर्वथा विपरीत है। उसने व्यक्ति को नगण्य एवं राज्य को स्वयं साध्य बना दिया। इसमें भी कथन और कारण दोनों सही हैं और कथन कारण की सही व्याख्या कर रहा है। फिर असुमेलित बताना है, हमें असुमेलित बताना है। न्यू एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिकल पॉलिटिक्स प्रोफेसर चार्ल्स मेरियम, न्यू साइंस ऑफ पॉलिटिक्स एरिक बोइगलिन, साइकोलॉजी एंड पॉलिटिक्स WHR रिवर्स और साइकोपैथोलॉजी एंड पॉलिटिक्स ग्राहम वालास। तो इसमें जो असुमेलित है वो है साइकोपैथोलॉजी एंड पॉलिटिक्स ग्राहम वालास, ये इनकी पुस्तक नहीं है। जबकि न्यू एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिक्स ये प्रोफेसर चार्ल्स मेरियम की है, न्यू साइंस ऑफ पॉलिटिक्स एरिक बोइगलिन की है और साइकोलॉजी एंड पॉलिटिक्स WHR रिवर्स की है। फिर EM किर्कपैट्रिक ने व्यवहारवादी आंदोलन की कौन सी विशेषता नहीं बताई है। पहला है, संस्थाओं को संकल्पना की मूलभूत इकाई के रूप में मानना। दूसरा, समाज विज्ञानों की एकता पर बल देना। बारीकी मापन तथा परिमापन की तकनीकों पर अधिक ध्यान देना। व्यवस्थावाद राजनीतिक सिद्धांत का विकास करना। तो ये इसमें जो पहला है, संस्थाओं को संकल्पना की मूलभूत इकाइयों के रूप में मानना, ये इसकी विशेषता नहीं बताया है, बाकी सही भी विशेषताएं सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यवहारवाद की किस विशेषता के अनुसार संपूर्ण ज्ञान सर्वेक्षण एवं परीक्षण पर आधारित होना चाहिए। पहला है सत्यापन, दूसरा है क्वांटिफिकेशन, तीसरा है प्योर साइंस, चौथा है इंटीग्रेशन। तो इसमें जो सही आंसर होगा दोस्तों सत्यापन, वेरिफिकेशन है। तो वेरिफिकेशन, व्यवहारवाद की वेरिफिकेशन की विशेषता के अनुसार संपूर्ण ज्ञान सर्वेक्षण एवं परीक्षण पर आधारित होना चाहिए। राजनीति कोई पलायन यंत्र नहीं है किंतु कठिन आवाहन है, आर्डुअस कॉलिंग है। ये जॉन प्लेमनार जैसा बोलते हैं, जॉन प्लेमनार जैसा बोलते हैं। नेक्स्ट कथन है कि कथन क्या है कि अरस्तु का राजनीतिक दर्शन प्लेटो के दर्शन की बजाय अनुदारवादी है, यानी कंजर्वेटिव है। कारण रिपब्लिक के मूलगामी सुधारों के बजाय वे वर्तमान परंपराओं और संस्थाओं को बनाए रखना चाहते हैं। तो इसमें दोस्तों कथन और कारण दोनों सही हैं और कारण कथन की सही व्याख्या कर रहा है। फिर मैकियावेली राजा की शक्ति की अविभाज्यता को राष्ट्र राज्यों के आगमन की पूर्व सूचना दे देता है। मैकियावेली राजा की शक्ति की अविभाज्यता से राष्ट्र राज्य के आगमन की पूर्व सूचना दे देता है। यह प्रसिद्ध कथन किसका है? यह प्रसिद्ध कथन दोस्तों हार्नसा का है, हार्नसा का। जिस प्रकार प्रकृति मनुष्य को अपने अंगों पर निरंकुश सत्ता देती है, उसी प्रकार सामाजिक अनुबंध भी राज्य को अपने अंगों पर निरंकुश सत्ता प्रदान करता है। यह स्टेटमेंट बेसिकली रूसो का है। केवल एक कारण से एक सभ्य समुदाय के सदस्य पर उसकी इच्छा के विरुद्ध दबाव बनाया जा सकता है और वह दूसरों को नुकसान पहुंचाने से रोकने के लिए स्वयं के शरीर व मस्तिष्क पर एक व्यक्ति पूर्णतः संप्रभु है। यह स्टेटमेंट JS मिल का है, याद रखिएगा। फिर कथन है कि मिल के अनुसार लोकतंत्र की स्थापना से व्यक्ति की स्वतंत्रता की समस्या हल नहीं हो जाती, बल्कि नए नए खतरे पैदा हो जाते हैं। कारण लोकतंत्र में बहुसंख्यक की तानाशाही के कारण अल्पसंख्यक आवाजों को पनपने नहीं दिया जाता है। वहीं लोकतंत्र आगमन पर आमजन में वे स्वाभाविक संतुष्टि का भाव आता है और वह उन्हें अपने हितों के प्रति जागरूक व सक्रिय नहीं रहने देता है। तो इसमें कथन एवं कारण दोनों सही है और कारण कथन की सही व्याख्या कर रहा है। ये हमने पढ़ा भी था, हम लोगों ने मिल के बारे में पढ़ा था। क्योंकि प्रयास ज़्यादा प्रश्नों को हल करना, इसलिए बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन पर नहीं जाया जा रहा है। एक्सप्लेनेशन अगर चाहिए तो आप
एक प्रकार से इनके इंडिविजुअल वीडियो आप देख सकते हैं। J.S. मिल के संदर्भ में कौन सा कथन असंगत है या संगत नहीं? मिल राजनीतिक क्षेत्र में संवैधानिक शासन का समर्थन करते हैं। मिल ने प्लूरल वोटिंग का समर्थन किया है। मिल आर्थिक क्षेत्र में राजप्रहरी राज का समर्थन करते हैं। उसने शासन की संस्थाओं में अल्पमत के प्रतिनिधित्व की हिमायत की है। तो असंगत कथन हमें बताना है, असंगत कथन हमें बताना है। तो इसमें जो असंगत कथन है तीसरा है, मिल आर्थिक क्षेत्र में राजप्रहरी राज का समर्थन करते हैं, ये असंगत है, ऐसा नहीं है। मिल आर्थिक क्षेत्र में राजप्रहरी राज का समर्थन करते हैं, ये असंगत कथन है। फिर कथन, तो अरस्तु ने स्लेवरी बाय नेचर, प्राकृतिक दास और परंपरागत दास के बीच अंतर किया है। कारण क्या है? उनका कहना है कि यदि युद्ध के दुर्भाग्य के कारण कोई व्यक्ति दास बना लिया जाए तो उसे प्राकृतिक दास नहीं माना जा सकता है। तो इसमें दोस्तों कथन एवं कारण दोनों सही है और कथन की सही व्याख्या ये कर रहा है। सिसरो ने किसी शासक के लिए किस कर्तव्य को अनिवार्य नहीं माना है? पहला है, यह सुनिश्चित करना कि राज्य का प्रत्येक व्यक्ति अपने स्वामित्व के शांत उपभोग में पूर्ण सुरक्षित हो, जब तक बहुत जरूरी न हो जनता पर अनावश्यक टैक्स नहीं लगाना, कॉमनवेल्थ के लिए वो सभी सुविधाएं एवं आवश्यकताएं जुटाना जो जीवन के लिए उपयोगी हैं, राज्य को निजी संपत्ति की सुरक्षा करना तथा सार्वजनिक शिक्षा को बढ़ावा देना चाहिए। तो इसमें जो सही कथन होगा चौथा ही होगा, राज्य को निजी संपत्ति की सुरक्षा करनी चाहिए तथा सार्वजनिक शिक्षा को बढ़ावा देना चाहिए, ये गलत है, ये कर्तव्य नहीं है किसी शासक का। स्टेटमेंट है कि थॉमस एक्विनास की नारी चरित्र की विवेचना ईसाई परंपरा एवं अरस्तु की स्थिति के प्रस्तुतिकरण का अनुपम उदाहरण है। वह कहता है कि नारी को बनाकर ईश्वर ने शायद एक गलती कर दी। तो इसमें दोस्तों कथन एवं कारण दोनों सही हैं, कारण कथन की सही व्याख्या कर रहा है। निम्नलिखित में से मैकियावेली ने संबंधित असंगत कथन हमें बताना है। पहला, मैकियावेली कंडोटरी सिस्टम की आलोचना करता है, तो यही एक प्रकार से मैकियावेली कंडोटरी व्यवस्था की आलोचना करता है। दूसरा, वह जनता वाहिनी पीपल्स मिलिशिया का समर्थक था। फिर उसके अनुसार मनुष्य एक राजनीतिक जीव है, गैर राजनीतिक उद्देश्यों और मूल्यों की घोषणा करना एक धोखा और धूर्तता है। वह राजनीतिक उद्देश्य और गैर राजनीतिक उद्देश्य के समन्वय का समर्थक है। तो इसमें जो असंगत कथन है दोस्तों, असंगत कथन कौन है? यही है, वह राजनीतिक उद्देश्य और गैर राजनीतिक उद्देश्य के समन्वय का समर्थक है, ये असंगत कथन। फिर हॉब्स के विचारों में सर्वोच्च अच्छाई की अवधारणा तो नहीं है, बल्कि सर्वोच्च बुराई समम मोलुम की अवधारणा केंद्रीय है। उसके अनुसार मनुष्य का स्वभाव घिनौना, पाशविक और अल्पकालिक होता है। तो इसमें कथन एवं कारण दोनों सही है और कारण कथन की सही व्याख्या कर रहा है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से रूसो से संबंधित असंगत कथन हमें बताना है। पहला, वह किस अर्थव्यवस्था का समर्थक है? उसने एक आदर्श राज्य की जो जनसंख्या 10,000 बताई है, उसे आधुनिक राष्ट्र का बौद्धिक पितामह कहा जा सकता है। वह प्रतिनिध्यात्मक लोकतंत्र का प्रशंसक है, यही गलत है। वो डायरेक्ट डेमोक्रेसी का समर्थक है, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का नहीं। तो इसमें चौथा जो नंबर है ये गलत है। फिर हॉब्स से संबंधित असंगत कथन हमें बताना है। उसने लेवियाथन को फ्रेसिस गोडाल्फिन को समर्पित किया है। उसने लेवियाथन को फ्रेसिस गोडाल्फिन को समर्पित किया है, पहला स्टेटमेंट है। दूसरा, क्लेरेंडर ने उसके लेख को अशिष्ट मूल यानी लीड प्रिंसिपल कहा है। ब्राह्महिल ने उसे राइट डॉग्स प्ले की संज्ञा देता है। फिर स्टेटमेंट है कि हॉब्स का अनुबंध केवल समाज पूर्व है, राज पूर्व नहीं। ये स्टेटमेंट गलत है। ये जो हॉब्स का अनुबंध था ये न केवल राज्य पूर्व था बल्कि समाज पूर्व भी था। तो ये स्टेटमेंट गलत है और यही सही आंसर होगा। कथन, मिल प्रसन्नताओं में गुणात्मक एवं परिणात्मक अंतरों को स्पष्ट करता है। इसमें क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव जो अंतर है उनको स्पष्ट करता है। उसका मानना है कि प्रसन्नता एक आत्मपरक सब्जेक्टिव अनुभूति है, उसे ऑब्जेक्टिव ढंग से नहीं नापा जा सकता है। तो ये कथन और कारण दोनों सही हैं और कारण कथन की सही व्याख्या कर रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रूसो संबंधित असंगत कथन हमें बताना है। तो रूसो राज्य को एक बॉडी पॉलिटिक कहता है, तो रूसो राज्य को एक नैतिक जीव कहता है। दूसरा, रूसो की सामान्य इच्छा डेलीगेट की जा सकती है, यानी उसे प्रत्योजित किया जा सकता है। असंगत कथन बताना याद रखिएगा। रूसो की सामान्य इच्छा एग्जीक्यूटिव बिल नहीं, कार्यकारी की इच्छा नहीं है। वह संप्रभु सॉवरेन सत्ता और कार्यकारी को पृथक मानता है।
तो इसमें जो सही स्टेटमेंट होगा दोस्तों, जो स्टेटमेंट असंगत है वो कौन सा है, वो है बेसिकली दूसरा नंबर। तो जो जनरल बिल है इसे डेलीगेट आप नहीं कर सकते, इतनी वर्चुअस है कि आप इसे किसी को दे नहीं सकते हो। तो ये स्टेटमेंट ये गलत है और यही हमारा आंसर होगा। फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट है कि यह निर्विवाद है कि ग्रीन का राज साध ना होकर व्यक्ति के विकास का केवल एक साधन मात्र है। उसका मानना है कि संस्थाएं व्यक्तियों के लिए होती हैं, ना कि व्यक्ति संस्थाओं के लिए होते हैं। तो इसमें जो पहला कथन है वही सही होगा। कथन व कारण दोनों सही है और कारण कथन की सही व्याख्या कर रहा है। दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट है कि हैबरमास के विवेची या आलोचनात्मक सिद्धांत क्रिटिकल थ्योरी पर हेगल और मार्क्स का प्रभाव दिखाई देता है। वह मार्क्स से असहमत होकर कहता है कि वर्तमान राज्य स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व जैसे शाश्वत आदर्शों के होते हुए भी सामाजिक असमानताओं का समर्थक है। तो इसमें दोस्तों कथन और कारण तो दोनों सही हैं, लेकिन कारण कथन की सही व्याख्या नहीं कर पा रहा है, ये याद रखिएगा। फिर निम्नलिखित में से कौन सी आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत की विशेषता नहीं? पहला मूल्य मुक्तता यानी वैल्यू फ्रीनेस, फिर अनुभवात्मकता, पद्धति विज्ञान एवं मूल्य सापेक्षवाद, मूल्य कथनों की प्रासंगिकता। कौन सी विशेषता नहीं, विशेषता कौन सी नहीं? तो इसमें चौथा नंबर मूल्य कथनों की प्रासंगिकता, ये इसकी विशेषता नहीं है। फिर निम्नलिखित में से व्यवहारवाद की किस युक्ति का प्रयोग तथ्यों को प्रमाणिक बनाने तथा उनकी परस्पर तुलना करने के लिए किया जाता है? रेगुलरिटीज, वेरिफिकेशन, क्वांटिफिकेशन या सिस्टमेटाइजेशन? उसमें क्वांटिफिकेशन होगा, परिमाणन होगा, क्वांटिफिकेशन होगा। फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट है अबू फजल के राज्य का स्वरूप धर्मनिरपेक्ष है। कारण अबुल फजल ने धर्मनिरपेक्षता एवं धार्मिक स्वतंत्रता वाले सुलह एक कुल की नीति को अच्छे शासक का आधारशिला माना है। तो इसमें दोस्तों ये दोनों सही होंगे और एक प्रकार से आर एक ही सही व्याख्या कर रहा है। मूल्यों का महत्व मूल्यवादी एवं मूल्य सापेक्षवादी दोनों ही स्वीकार करते हैं। मूल्यवादी मूल्यों से प्रारंभ करते हैं। कारण क्या है इसका? मूल्यवादी मूल्यों से प्रारंभ करते हैं, जबकि मूल्य सापेक्षवादी वैज्ञानिकता पद्धति द्वारा या वैज्ञानिक पद्धति द्वारा अन्वेषण और विश्लेषण करके निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। तो इसमें कथन एवं कारण सही है, कथन कारण की सही व्याख्या कर रहा है। राजनीतिक समूहों को नियंत्रित, छलयोजित या प्रभावित करने की कला है ताकि दूसरों के विरुद्ध कुछ लोगों के उद्देश्य की वृद्धि हो सके। यह कथन किसका है? यह कथन दोस्तों किसका है? याद रखिएगा, ये क्विंसी राइट का कथन है, क्विंसी राइट का कथन। फिर असुमेलित हमें चुनना है। इसमें पहला है युक्ति और प्रथा दोनों ही दृष्टियों से राजनीति विज्ञान का नाम न्यायसंगत है, गिलक्रिस्ट ऐसा बोलते हैं। राजनीति विज्ञान मास्टर साइंस और आर्किटेक्टोनिक साइंस है, आर्किटेक्टोनिक साइंस अरस्तू ऐसा बोलते हैं। बर्नार्ड शॉ क्या बोलते हैं कि राजनीति विज्ञान वर्तमान सभ्यता को सुरक्षित करने वाला विज्ञान है। रॉबर्ट डहल राजनीति विज्ञान महानतम विज्ञान है, ग्रेटेस्ट साइंस है। तो इसमें जो सत्य कथन होगा दोस्तों ये चौथा नंबर ही होगा, ये स्टेटमेंट रॉबर्ट डहल का नहीं है। फिर ब्राह्मणवादी व्यवस्था तर्कवादी है, इसलिए शायद यह इतने लंबे समय तक जीवित रही, और यदि एक ब्राह्मण भी जीवित बचता है तो भारत से इस ब्राह्मणवादी व्यवस्था को उखाड़ फेंकना संभव नहीं होगा। ये कौन बोलता है? जियाउद्दीन बर्नी बोलते हैं, जियाउद्दीन बर्नी बोलते हैं। डेविड डिक्सन व्यवस्था विश्लेषण की मूल इकाई मानता है। तो ये एक प्रकार से अंतःक्रिया इंटरेक्शन को व्यवस्था विश्लेषण की मूल इकाई मानता है। आमंड एवं कालमैन ने अपने संरचनात्मक प्रकारवादी मॉडल के तहत विकासशील देशों के अध्ययन के लिए 5 मॉडल स्वीकार किए हैं, जिनमें से कौन सा सुमेलित नहीं? पॉलिटिकल डेमोक्रेसीज, जापान, इजराइल, ट्यूटोरियरी यानी अभिभावक प्रजातंत्र, घाना एवं नाइजीरिया। फिर आधुनिकीकरण अल्पतंत्र यानी मॉडर्नाइजिंग ओलिगार्की, पाकिस्तान, म्यांमार, टर्की। सर्वाधिकारवादी अल्पतंत्र टोटलिटेरियन ओलिगार्की, दक्षिण कोरिया, इटली, पश्चिमी जर्मनी। तो ये इसमें दोस्तों चौथा नंबर असंगत है, चौथा नंबर असंगत है। क्योंकि दक्षिण कोरिया में एक प्रकार से डेमोक्रेसी है, इटली में भी और पश्चिम जर्मनी में भी डेमोक्रेसी थी। फिर कथन है कि जैन एवं बौद्ध धर्म से जुड़ी श्रमण परंपरा को तपस्वी सुधारवाद एस्थेटिक रिफॉर्मिज्म कहा जाता है। जैन मत जन्म आधारित
वरीयता का खंडन करता है। तो इसमें दोस्तों दूसरा स्टेटमेंट सही होगा, यानी कथन एवं कारण दोनों तो सही हैं, लेकिन कारण कथन की सही व्याख्या नहीं कर पा रहा। अरस्तू ने व्हाइट कॉलर एवं ब्लू कॉलर अरस्तू ने व्हाइट कॉलर और ब्लू कॉलर सब में पहली बार अवधारणात्मक भेदभाव किया। उसने ब्लू कॉलर कार्य को व्हाइट कॉलर कार्य से अधिक सम्मानीय बताया। तो इसमें दोस्तों तीसरा स्टेटमेंट सही होगा, यानी कि कथन तो सही है लेकिन कारण गलत है। क्यों? क्योंकि व्हाइट कॉलर जॉब को अरस्तू ज़्यादा महत्वपूर्ण मानता है। कथन है कमला देवी चट्टोपाध्याय ने ग्लोबल साउथ का विचार दिया। कारण इसके तहत उन्होंने अफ्रीकन, एशियन व अरब देशों के आपसी सांस्कृतिक, सामाजिक एवं ऐतिहासिक संबंधों पर बल दिया। तो इसमें जो सही कथन है, कथन एवं कारण दोनों सही है और सही व्याख्या की जा रही है। फिर थॉमस एक्विनास ने, ये हो चुका है, थॉमस एक्विनास ने अपनी पुस्तक रूल ऑफ प्रिंसेस में शासन के वर्गीकरण में कौन सा प्रकार नहीं बताया? पहला राजतंत्र, दूसरा प्रजातंत्र, तीसरा मध्य वर्गतंत्र और चौथा है अधिनायक तंत्र। तो उसने कौन सा नहीं बताया है? उसने अधिनायक तंत्र नहीं बताया है, अधिनायक तंत्र नहीं बताया है। फिर कथन क्या है कि हेगल ने राज्य के व्यक्तिगत हितों को बढ़ाने के जरिए के रूप में पेश किए जाने वाले सिद्धांत को अस्वीकार कर दिया है। हेगल ने राज्य के व्यक्तिगत हितों को बढ़ाने के जरिए के रूप में पेश किए जाने वाले सिद्धांत को अस्वीकार कर दिया है। कारण उसके अनुसार राज्य कोई उपयोगितावादी संस्था नहीं है जो सार्वजनिक सेवा, न्याय, औद्योगिक एवं आर्थिक हित प्रदान करने के लिए सामान्य कार्य करती। तो इसमें पहला ही स्टेटमेंट सही होगा, कथन कारण दोनों सही है और कारण कथन की सही व्याख्या कर रहा है। राजा राम मोहन राय द्वारा शुरू की गई आधुनिकीकरण की प्रक्रिया भारत में डाक पूंजीवाद समाज से बुर्जुआ आधुनिकता की दिशा में परिवर्तन की प्रक्रिया थी, किंतु यह एक बेहद कमजोर कोशिश थी जो अंततः भारत में एक विकृत औपनिवेशिक अधीनता के रूप में सामने आई। कथन किसका है? ये कथन दोस्तों, ये कथन बेसिकली किसका है? सुमित सरकार का है। कथन अस्तित्ववादी विचारक स्वयं मानव की वर्तमान दशाओं को मानवीय मूल्यों का आधार मानते हैं। कारण उनके मूल्यों का आधार मनुष्य की भावनाएं, संवेग और तत्कालिक अनुभव है, न कि इतिहासवादिता। तो ये दोनों कथन इसमें सही हैं और कारण कथन की सही व्याख्या कर रहा है। तो निम्नलिखित में से राजनीति विज्ञान में बुद्धिवाद रैशनलिज्म का विरोध करने वाला विचारक कौन है? रैशनलिज्म का विरोध करने वाला विचारक इसमें दोस्तों माइकल ऑक्सफोर्ड, ये कंजर्वेटिव थिंकर है और ये रैशनलिज्म का विरोध करता है, जबकि एरिक वाइगलिन, रॉबर्ट डहल, बवेंड डी जुवेनल ये सब रैशनलिज्म का विरोध नहीं करते हैं या उसका समर्थन करते हैं। फिर बौद्ध धर्म के अनुसार राज्य का उद्देश्य धम्म पर अवलंबित एक न्यायोचित कर्म आधारित समाज व्यवस्था का निर्माण करना है। कारण इस प्रकार बौद्ध संप्रभु या राजा सामाजिक व्यवस्था की यथास्थिति का संरक्षक नहीं बल्कि संशोधक व निर्माण करता है। तो इसमें दोनों स्टेटमेंट सही हैं, कथन कारण सही हैं और कारण कथन की सही व्याख्या कर पा रहा है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है कि जिस प्रकार कथन क्या है, जिस प्रकार डेरिडा सभी मानवीय गतिविधियों को भाषा में रिड्यूस करता है उसी प्रकार लियोटार्ड भी करता है। जहां डेरिडा विखंडन को विषण का आधार मानता है वहीं लियोटार्ड ने भाषा के खेल का उपयोग किया। तो इसमें दोनों ही कथन सत्य हैं लेकिन कारण कथन की सही व्याख्या नहीं कर पा रहा है, ये सही होगा। फिर मनुस्मृति मुख्यतः राजनीतिक प्रकृति का ग्रंथ नहीं है। मनुस्मृति मुख्यतः राजनीतिक प्रकृति का ग्रंथ नहीं है। इसमें राजनीतिक व्यवस्था को स्वतंत्र महत्व प्रदान करने की अपेक्षा उसे सामाजिक व्यवस्था की उपव्यवस्था के रूप में चित्रित किया गया। तो इसमें दोस्तों दोनों स्टेटमेंट सही हैं और आर एक ही सही व्याख्या कर रहा है। असुमेलित की पहचान करनी है हमें, तो आफ्टर मॉडर्न निकोलस बोटलियथ, हाइपर मॉडर्निटी गिरीश लोकोवेस्की, ऑटो मॉडर्निटी रॉबर्ट सैमुअल्स, डिजी मॉडर्निज्म चार्ल्स जेनेक्स। तो इसमें जो असुमेलित कथन है वो है डिजी मॉडर्निज्म, ये चार्ल्स जेनेक्स का नहीं, डिजी मॉडर्निज्म। जबकि आफ्टर मॉडर्निटी ये निकोलस बोटलियथ की है, हाइपर मॉडर्निटी गिरीश लोकोवेस्की की है और ऑटो मॉडर्निटी रॉबर्ट सैमुअल्स की। फिर कथन क्या है, कैरोल पेटमैन के अनुसार सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र का द्विभाजन ही नारीवाद को पुनर्परिभाषित करता है। कारण क्या है, सार्वजनिक क्षेत्र में
स्त्रियों की भूमिका का संघर्ष अनिवार्य रूप से उसकी पारिवारिक जो भूमिका है से संबंधित है। तो इसमें कथन एवं कारण दोनों सही है और कारण कथन की सही व्याख्या कर रहा है। हैबरमास ने अपने अध्ययन में 4 संभावित संकट की प्रवृत्तियों का वर्णन किया है, जिसमें से कौन सा एक सम्मिलित नहीं। पहला आर्थिक संकट, दूसरा तार्किकता का संकट, वैधता का संकट और राजनीतिक संकट। कौन सा संकट इसमें शामिल नहीं? इसमें जो संकट शामिल नहीं है वो है राजनीतिक संकट। राजनीतिक संकट शामिल नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा तार्किक चयन सिद्धांत से संबंधित सुमेलित नहीं? तार्किक चयन सिद्धांत से तो निर्वाचन सिद्धांत एंथनी डाउन्स, राजनीतिक गठबंधन सिद्धांत विलियम रिकार्ड, रोमांस के बिना राजनीति डंकन ब्लैक, मुफ्तखोरी की समस्या ओल्सन। कौन सा संबंधित नहीं है, सुमेलित नहीं है? तो इसमें दोस्तों रोमांस के बिना राजनीति डंकन ब्लैक का नहीं। रोमांस के बिना राजनीति डंकन ब्लैक का नहीं। फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट है, बाजर के अनुसार न्याय का कोई एकलवादी सिद्धांत नहीं हो सकता है। कारण एक विशिष्ट समाज में न्याय के सिद्धांत अपने स्वरूप में बहुलवादी होते हैं। भिन्न भिन्न वस्तुएं विभिन्न प्रक्रियाओं के साथ भिन्न कारणों के लिए वितरित होनी चाहिए। तो इसमें ये नंबर सही होगा, यानी दोनों कथन सही हैं और आर ए की सही व्याख्या कर पा रहा है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, निम्नलिखित में से किस विचारक का संबंध वियना सर्किल से नहीं है? वियना सर्किल से किस विचारक का संबंध नहीं है? पहला है कुर्ट गोडेल, फिर है हर्बर्ट फीगल, फिर विक्टर क्राफ्ट और अल्बर्ट कामू। तो इसमें इसका संबंध नहीं है, वो है अल्बर्ट कामू। अल्बर्ट कामू का संबंध वियना सर्किल से नहीं। सर सैयद अहमद खान लोकतंत्र की बजाय अभिजात तंत्र एरिस्टोक्रेसी के समर्थक थे। इसका मुख्य कारण क्या था? बहुसंख्यक हिंदुओं के संख्या बल का डर। ये एक प्रकार से उनके डर का कारण था, बहुसंख्यक हिंदुओं के संख्या बल का डर, इसलिए वो एरिस्टोक्रेसी का समर्थन करते थे डेमोक्रेसी की बजाय। तो इसमें सही सुमेलित करना है हमें। तो पॉलिटिक्स एज वोकेशन, ये पुस्तक है मैक्स वेबर की, पुस्तक है किसकी? मैक्स वेबर की। फिर पॉलिटिकल थ्योरी एज अ वोकेशन, पॉलिटिकल थ्योरी एज अ वोकेशन, ये पुस्तक है दोस्तों, याद करिए किसकी पुस्तक है ये पुस्तक है सेल्डिन बोनिन की। फिर न्यू साइंस ऑफ पॉलिटिक्स, न्यू साइंस ऑफ पॉलिटिक्स ये है एरिक बोएगलिन की। और पॉलिटिकल फिलॉसफी ऑफ हॉब्स ये लियो स्ट्रॉस की। तो इस प्रकार इसमें जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? सही आंसर 2 नंबर वाला होगा। निम्नलिखित में से कौन सा विचारक व्यवहारवाद पर अरुचिकर एवं नीरस प्रकार की राजनीति विज्ञान प्रस्तुत करने का आरोप लगाता है? कौन सा विचारक है ऐसा? तो ऐसा विचारक है मलफोर्ड सिबली। मलफोर्ड सिबली। निम्नलिखित में से थॉमस कोहेन अपनी पुस्तक द स्ट्रक्चर ऑफ साइंटिफिक रिवोल्यूशन में पैराडाइम की अवधारणा का कौन सा चरण नहीं बताता है? पैराडाइम की अवधारणा का कौन सा चरण नहीं बताता है? तो ये लोकतंत्र की अवधि, डेमोक्रेसी या डेमोक्रेसी फेज नहीं बताता है। प्री पैराडिमेटिक फेज बताता है, पैराडिमेटिक फेज बताता है, क्राइसिस फेज बताता है, लेकिन डेमोक्रेटिक फेज नहीं बताता। फिर राजनीतिक व्यवस्था मानव संबंधों की वह स्थायी संस्था है जिसके अंतर्गत शक्ति, नियम और सत्ता महत्वपूर्ण मात्रा में अंतर्ग्रस्त हैं। यह कथन किसका है? यह कथन दोस्तों रॉबर्ट डहल का है। रॉबर्ट डहल का है। निम्नलिखित में से आमंड अपने राजनीतिक प्रक्रिया विश्लेषण में कौन सा क्षमता का प्रकार नहीं बताता है? कौन सा क्षमता का प्रकार नहीं बताता है? आमंड। आमंड बेसिकली मटेरियलिस्ट क्षमता का प्रकार नहीं बताता है। एक्सट्रैक्टिव, रेगुलेटरी एंड डिस्ट्रीब्यूटिव तो बताता है, लेकिन मटेरियलिस्ट क्षमता का प्रयोग नहीं बताता है। फिर एक स्टेटमेंट है कि राज्य के पूर्व समाज की दशा का जो वर्णन मनु करता है पाश्चात्य विद्वान हॉब्स के वर्णन से मिलता जुलता है। मनु राजा को पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि मानता है। तो इसमें दोनों स्टेटमेंट दोस्तों सही होंगे, ये याद रखिएगा। फिर कथन क्या है कि हन्ना अरेंट ने इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन व शक्ति संघर्ष के रूप में राजनीति को मानवीय मामलों का निम्नतम स्तर बताया। राजनीति को मानवीय मामलों का निम्नतम स्तर बताया। वह परस्पर सहयोग के रूप में राजनीति को मानवीय मामलों में उच्चतम स्तर के रूप में व्यक्त करती है। तो इसमें दोनों स्टेटमेंट सही हैं, लेकिन आर एक ही सही व्याख्या नहीं कर पा रहा। स्वामी दयानंद विकेंद्रीकरण के समर्थक थे। उन्होंने गांधी से पहले गांवों की राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था के पतन का खेद प्रकट किया तथा मनुस्मृति के आधार पर ग्राम प्रशासन का ढांचा वर्गीकृत किया। तो इसमें कथन एवं कारण दोनों सही है और कारण कथन की सही व्याख्या कर पा रहा है।
कौटिल्य से संबंधित संगत कथन हमें बताना है। तो हॉब्स के समान कौटिल्य प्राकृतिक अवस्था को राज्य विहीन, कानून विहीन एवं अनैतिक पूर्ण मानता है। कौटिल्य मनु के दैवी सिद्धांत डिवाइन थ्योरी को न मानकर समझौता सिद्धांत कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी को मानता है। कौटिल्य के मतानुसार राजा को जनता की बिना पूर्वानुमति से भी कर लगाने, संचय करने एवं व्यय करने का अधिकार है। कौटिल्य राजा और राज्य में कोई विभेद नहीं करता। इसमें जो असंगत कथन होगा दोस्तों वो ये वाला होगा। कौटिल्य के मतानुसार राजा को जनता की बिना पूर्वानुमति से भी कर नहीं लगाना चाहिए। बिना जनता की पूर्वानुमति से राजा कर नहीं लगा सकता, संचय नहीं कर सकता और व्यय नहीं कर सकता। ये स्टेटमेंट गलत है। फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट है कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का सूत्रधार कहा है। कारण क्या है? उन्होंने मानवीय क्रियाकलापों में रीजन की प्रधानता पर बल देकर मध्ययुगीन अंधविश्वासों पर प्रहार किया। तो इसमें कथन कारण सही है और कारण कथन की सही व्याख्या कर रहा है। फिर संसार अज्ञान तथा अंधविश्वास की श्रृंखला से जकड़ा हुआ है। मैं उस श्रृंखला को तोड़ने और दासों को मुक्त करने आया हूँ। ये किसका कथन है? ये बेसिकली कथन है महर्षि दयानंद का कथन है। स्वामी दयानंद के अनुसार राजा निर्वाचित अध्यक्ष है, वह स्वयं दंड सॉवरेंटी नहीं है। नीति निर्धारण और विधि निर्माण का कार्य वेदों के निर्देशानुसार 3 सभाओं द्वारा किया जाता है। तो इसमें दोस्तों सही स्टेटमेंट है वो पहला है। कथन एवं कारण दोनों सही हैं और कथन कारण की सही व्याख्या कर पा रहा है। निम्नलिखित में से महात्मा गांधी से संबंधित संगत कथन नहीं है। तो धर्म मनुष्य के जीवन की धुरी है। उन पर थोरो की ऑन सिविल डिसोबीडियंस का गहरा प्रभाव है। वो कर्म आधारित वर्ण व्यवस्था के समर्थक थे। उनके अनुसार यदि पूंजीपति स्वेच्छा से न्यासी नहीं बन जाता है तो उस पर जन दबाव बनाया जा सकता है। ये स्टेटमेंट चौथा नंबर जो ये गलत है। चलिए आगे देखते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर के शब्दों में पंडित नेहरू भारत के ऋतुराज थे। विंस्टन चर्चिल वे द्वेष रहित निर्भीक व्यक्ति थे। तो दोनों कथन इसमें सही होंगे दोस्तों। निम्नलिखित में से पंडित नेहरू से संबंधित असंगत कथन बताना है। तो वो 1922 में इलाहाबाद नगर पालिका के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। पहला स्टेटमेंट, नेहरू ने 11 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव के प्रस्तुतीकरण के समय संविधान सभा के समक्ष भाग्यबधु के साथ चिर परिचित मुलाकात डेस्टिनी वाला वक्तव्य दिया। 1962 में उन्होंने इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की। 1926 में उन्होंने इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की और मूलतः मानवतावादी थे। उन्होंने समाज की मूल इकाई मनुष्य को माना है। तो इसमें जो गलत स्टेटमेंट है वो दूसरा नंबर है। ये 11 दिसंबर नहीं था, ये 13 दिसंबर था। 13 दिसंबर था जब इन्होंने ये बातें कही। फिर डॉक्टर अंबेडकर ने सच्चे धर्म की कौन सी विशेषता नहीं बताई? पहला है नैतिकता के द्वारा समाज में एकता लाना, आधुनिक विज्ञान के अनुकूल, निर्धनता का अनुमोदन करना, जनता समानता बंधुत्व को बढ़ावा देना। तो ये सच्चे समाज की जो विशेषता नहीं है, निर्धनता का अनुमोदन करना, ये सच्चे समाज की विशेषता नहीं। डॉक्टर अंबेडकर ने लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की सफलता की कौन सी शर्त आवश्यक नहीं बताई? पहला विपक्ष की विद्यमानता, दूसरा सामाजिक आर्थिक न्याय की विद्यमानता, समाज में स्पष्ट रूप से कोई असमानता नहीं हो, प्रतिनिधि साक्षर एवं अपनी जनता के प्रति उत्तरदायी हो। तो उन्होंने जो नहीं बताया है वो ये है चौथा नंबर की, प्रतिनिधि साक्षर हो, जनता के प्रति उत्तरदायी हो, ये आवश्यक शर्त नहीं। जयप्रकाश नारायण से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए, असंगत कथन बताइए। तो उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन के समय लाहौर जेल में रखा गया था उन्हें। उनकी सेवाओं से प्रभावित होकर 1946 में गांधी ने कांग्रेस अध्यक्ष के लिए उनका नाम प्रस्तावित। फिर उनका दल विहीन लोकतंत्र में विश्वास था। वे गांधीवाद को समाजवाद का पर्याय नहीं मानते थे। तो इसमें पहला स्टेटमेंट गलत। भारत छोड़ो आंदोलन के समय उन्हें लाहौर जेल में रखा गया था, ये स्टेटमेंट गलत है। एलीट थ्योरी इस विचार पर आधारित है कि लोग बुनियादी तौर पर असमान हैं। फिर एलिट्स के शासन का राज सिद्धांत जन इच्छा के पवित्र सिद्धांत का सम्मान करता है। तो इसमें दोस्तों कथन तो सही है लेकिन कारण गलत। जो एलिट थ्योरी है वो राजनीतिक सिद्धांत की जन इच्छा के पवित्र सिद्धांत का सम्मान नहीं करता है। बेसिकली वो लोगों को टूल मानता है शासन में आने के लिए। तो निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म का आर्य सत्य नहीं है? पहला, सारा संसार दुखमय है।
दूसरा, इच्छाएं तृष्णाएं दुख का कारण है। तीसरा, दुख मुक्ति का मार्ग है, दुख मुक्ति का मार्ग है केवल तृष्णाओं के त्याग से दुख का निवारण हो सकता है। तो इसमें जो आर्य सत्य नहीं है वो दोस्तों तीसरा नंबर है, दुख मुक्ति का मार्ग है, ये गलत। निम्नलिखित में से जैन धर्म के 5 महाव्रतों में शामिल नहीं, तो 5 महाव्रतों में शामिल नहीं है अहिंसा, परिग्रह, ब्रह्मचर्य और सत्य। तो ये अपरिग्रह है, ना कि परिग्रह। परिग्रह नहीं है बल्कि अपरिग्रह है, तो ये हमारा आंसर होगा। फिर बर्नी के विचार भी स्कॉलिस्टिक्स से समानता रखते हैं। इसके तहत उसने अरस्तुवादी तर्कों को मुस्लिम जामा पहना दिया। तो इसमें जो सही स्टेटमेंट होगा, कथन एवं कारण दोनों सही हैं और कथन कारण की सही व्याख्या कर पा रहा है। अबू फजल का कथन क्या है कि अबू फजल के बादशाह की संप्रभुता की अवधारणा निरंकुश राजतंत्र व पूर्ण सत्तावाद की अवधारणा थी। उसका बादशाह चमत्कारी शक्तियों से युक्त ऐसा मानव था इसकी सत्ता को हॉब्स के लेविएथन की तरह चुनौती नहीं दी जा सकती। तो इसमें कथन एवं कारण दोनों सही हैं और कारण कथन की सही व्याख्या कर रहा। निम्नलिखित में से सर सैयद अहमद खान से संबंधित संगत कथन नहीं है। पहला, लोकतांत्रिक एवं प्रतिनिधित्वात्मक शासन में अविश्वास, ब्रिटिश उपनिवेशवाद की आलोचना, यही संगत कथन नहीं। वो इसकी आलोचना नहीं करते थे बल्कि अपने आप को हिमायती बताते थे। लोकसभाओं में मनोनयन पद्धति का समर्थन और संसदीय सरकार की स्थापना का विरोध, ये सही। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट है, ए.वी. रामास्वामी पेरियार से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए असत्य कथन बताइए। पहला, उन्होंने स्वराज की राष्ट्रवादी मांग को स्थानीय संप्रभुताओं की साजिश कहा। हिंदी की बजाय क्षेत्रीय भाषा को बढ़ावा देने का समर्थन किया। पृथक प्रतिनिधित्व का विरोध किया। कांग्रेस का विरोध किया। तो बेसिकली इन्होंने असत्य कथन हमें बताना है। तो इसमें जो असत्य कथन होगा वो होगा नंबर 3, इन्होंने पृथक प्रतिनिधित्व का समर्थन किया था। दादा भाई नौरोजी ने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1866 में की थी। 1866 में की थी। निजी संपत्ति का उन्मूलन नहीं करते हुए आधारभूत व प्रमुख उद्योगों के सार्वजनिक स्वामित्व को नेहरू जी ने अपनी पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया में क्या नाम दिया? तो इसका नाम उन्होंने लोकतांत्रिक समष्टिवाद दिया था। लोकतांत्रिक समष्टिवाद इसका नाम दिया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्यापक स्वतंत्रता आध्यात्मिक समाज का कानून होगी एवं स्वतंत्रता में वृद्धि मानव समाज की एक सच्ची आध्यात्मिकता की संभावना की ओर विकास का संकेत होगी। ये किसका स्टेटमेंट है? ये स्टेटमेंट बेसिकली दोस्तों अरविंदो घोष का है। अरविंदो घोष का है। आप पुस्तकों का मिलान करना है। तो इसमें जो द सिम्पोजियम है, ये इसमें प्रेम एवं सौंदर्य का वर्णन किया गया है। सिम्पोजियम जो पुस्तक है प्लेटो की, इसमें प्रेम एवं सौंदर्य का वर्णन किया गया है। फिर फायदों में प्रत्यक्ष का सिद्धांत व आत्मा एवं उसकी अनश्वरता का वर्णन किया गया है। मेनो में ज्ञान का स्वरूप दिया गया है और पैरामेनाइडिस में थ्योरी ऑफ आइडिया का पुनर्मूल्यांकन किया गया। इस प्रकार से इसका सही आंसर होगा 1 होगा। रॉल्स की पुस्तक अ थ्योरी ऑफ जस्टिस संबंधित है इक्वल लिबर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव शेयर्स, गुडनेस एज रैशनैलिटी और द गुड ऑफ द जस्टिस। इसमें जो सही है, इसमें सभी कथन सही हैं। इक्वल लिबर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव शेयर्स, गुडनेस एज रैशनैलिटी और गुड ऑफ द जस्टिस सभी की बातें करता है रॉल्स। गलत कथन का चयन करना है। तो रॉल्स के न्याय सिद्धांत में प्रक्रियात्मक एवं तात्विक तत्वों का समावेशन है। रॉल्स न्याय को एक मानक की बजाय राजनीतिक मूल्य मानता है। रॉल्स अपना न्याय का सिद्धांत उपयोगितावादियों एवं अंतःप्रज्ञावादियों के आलोचनात्मक स्वरूप प्रस्तुत करता है। रॉल्स के अनुसार सुखी लोगों के सुख को चाहे कितना ही क्यों न बढ़ा दें, उससे दुखी लोगों के दुख का हिसाब बराबर नहीं किया जा सकता। तो इसमें अब गलत कथन चुनना है। गलत कथन क्या होगा? रॉल्स न्याय को एक मानक की बजाय राजनीतिक मूल्य मानता है। तो ये इसे एक मानक ही मानता है, राजनीतिक मूल्य भी मानता है। फिर कथन है कि हेबरमास ने बीना सर्किल के नवप्रत्यक्षवाद की आलोचना की है। दूसरा, नवप्रत्यक्षवाद केवल तथ्यों, तर्क एवं विज्ञान से सामाजिक यथार्थता को समझता है। तो ये इसमें दोस्तों दोनों कथन एवं कारण सही हैं और कारण कथन की सही व्याख्या कर पा रहा है। फिर पहला कथन है कि जर्मन शब्द मोरेलिटल का प्रयोग हेगल अमूर्त एवं व्यक्तिवादी दृष्टिकोण के लिए करता है। हेगल स्टीच
किट शब्द का समर्थन करते हुए और कहते हैं जिसके तहत मूर्तता, वास्तविकता एवं समुदायवाद पर बल दिया जाता है। इसमें दोस्तों दोनों ही कथन सत्य हैं, दोनों ही कथन सत्य हैं। फिर लेवियाथन के भागों को सुमेलित करना है हमें, लेवियाथन के भागों को सुमेलित करना है। तो इसमें ऑफ मैन ये ऑफ पावर, वर्थ, डिग्निटी, ऑनर एंड वर्दीनेस की बात है। ऑफ कॉमनवेल्थ तो ये ऑफ द लिबर्टी ऑफ द सब्जेक्ट की बात है। ऑफ अ क्रिश्चियन कॉमनवेल्थ ये है ऑफ पावर, इस्लेसियास्टिकल, और ऑफ द किंगडम ऑफ डार्कनेस ये है ऑफ डोमिनोलॉजी एंड अदर रिलिक्स ऑफ रिलीजन ऑफ द जेंटाइल। ये इसका सही क्रम होगा, तो इसमें पहला ही कथन सही है। फिर कथन क्या है कि हॉब्स ने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में प्रचलित स्कॉलिस्टिक पद्धति का खंडन किया, कारण स्कॉलिस्टिक पद्धति द्वारा धार्मिक मान्यताओं को तार्किक रूप से प्रमाणित किया जाता है। इसमें कथन और कारण दोनों सही हैं और कारण कथन की सही व्याख्या कर रहा है। नेक्स्ट है, जॉन लॉक ने अपनी पुस्तक के प्रथम निबंध में रॉबर्ट फिल्मर के दैवीय सिद्धांत की आलोचना की है। दूसरा स्टेटमेंट है, जॉन लॉक का संबंध उदारवाद, पूंजीवाद, अनुभववाद, सीमित सरकार एवं सीमित संप्रभुता एवं संपत्ति के सम सिद्धांत से है। तो इसमें भी हमें दोनों स्टेटमेंट सही प्रतीत हो रहे हैं और हैं भी। अब हमें इन्हें सूची 1 को सूची 2 से मिलाना, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो मैनेजेरियल रिवोल्यूशन दोस्तों ये किसका है, ये बर्नहाम का है। फिर थ्योरी ऑफ द मासेस ये बेसिकली, तो इसमें दोस्तों अगर आपने एक मिला लिया ना बर्नहेम को मैनेजर रिवोल्यूशन से, देखिए इस तरह के क्वेश्चंस की सबसे अच्छी विशेषता यही होती है कि आपको कम से कम एक आप अगर मिला लिए, ये देखिए ये वाला आप चुन सकते हैं, तीसरा नंबर आप इसमें चुन सकते हैं। तो आप देख सकते हैं ए का दूसरा होगा ऑर्टेगा गैसेट, द थ्योरी ऑफ द मासेस, ऑर्टेगा गैसेट। फिर इसमें सी का मास माइंड ये मिचेल्स का है। और रूल्स ऑफ एंटिसिपेटेड रिएक्शन ये कार्ल जे फेडरिक का। निम्नलिखित में से कौन राजनीतिक सिद्धांत की मानकीय परंपरा से जुड़े हैं? तो मानकीय परंपरा से कौन कौन जुड़े हैं? बर्ट्रैंड डी जुवेनल, एरिक बोइगलिन, हिंज यूलाउ, हन्ना अरेंट, बर्टन, आर्थर वेंटले। इसमें जो सही स्टेटमेंट होगा दोस्तों, हन्ना अरेंट तो हैं, परंपरागत मानकीय परंपरा से जुड़े हुए हैं। हन्ना अरेंट तो होना ही चाहिए अगर कोई भी स्टेटमेंट को सही होना है तो हम ऐसे स्टेटमेंट जिनमें डी नहीं है उसको हटा सकते हैं, यानी ए को हम हटा सकते हैं। फिर इसके साथ साथ हमें पता है कि जो ये आर्थर वेंटले हैं ये व्यवहारवाद से रिलेटेड थिंकर हैं और एक प्रकार से ये सिस्टम्स जो अप्रोच है बेसिकली व्यवहारवाद से रिलेटेड थिंकर हैं। तो ई नहीं होना चाहिए, तो ई को आप हटा दो तो आपका आंसर आ जाएगा ए, बी एंड डी। तो परंपरागत मानकीय परंपरा से ए, बी और डी यानी बर्ट्रैंड डी जुवेनल और एरिक बोइगलिन और हन्ना अरेंट जुड़े हुए हैं। फिर पुस्तकों के सही क्रम को हमें बताना है। तो इसमें याद रखिएगा पहला जो पुस्तक है प्रोविंस ऑफ जूरिस्प्रूडेंस डिटरमाइंड सोशल कॉन्ट्रैक्ट, टू ट्रीटाइजेस ऑन सिविल गवर्नमेंट, ये लॉक की है। ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली ये किसकी? रूसो की है। लेवियाथन ये किसकी है? ये हॉब्स की है। तो और प्रोविंसेस ऑफ जूरिस्प्रूडेंस डिटरमाइंड ये आई थिंक बेंथम की पुस्तक। तो या इसमें लगा दीजिए 90 वाले में इसमें 2 होगा, यानी सबसे पहले डी आएगी, लेवियाथन आएगा, फिर उसके बाद टू ट्रीटाइजेस ऑन सिविल गवर्नमेंट आएगा, फिर ये आएगी प्रोविंसेस ऑफ जूरिस्प्रूडेंस डिटरमाइंड, और उसके बाद सोशल कॉन्ट्रैक्ट आएगी, और इसके बाद प्रोविंसेस ऑफ जूरिस्प्रूडेंस डिटरमाइंड ये पुस्तक आएंगी। फिर हम सूची 1 को सूची 2 से मिलाना, ह्यूमन कंडीशन, ऑन रिवोल्यूशन, ऑन वायलेंस, द प्रॉमिस ऑफ द पॉलिटिक्स। तो इसमें दोस्तों बेसिकली जो ऑन ह्यूमन कंडीशन है इसमें स्वतंत्रता की संबंधी विचार दिए गए हैं। ऑन ह्यूमन कंडीशन में स्वतंत्रता संबंधी विचार दिए गए हैं। फिर ऑन रिवोल्यूशन में अमेरिका में फ्रांसीसी क्रांति का तुलनात्मक विश्लेषण किया गया है। ऑन वायलेंस में एक प्रकार से शक्ति का, या ऑन वायलेंस में
शक्ति का संरचनात्मक, कंस्ट्रक्टिव थ्योरी ऑफ पावर की बात की गई है। द प्रॉमिस ऑफ पॉलिटिक्स, ये राजनीति का रचनात्मक सिद्धांत इसमें दिया गया। कंस्ट्रक्टिव थ्योरी ऑफ पॉलिटिक्स की बात इसमें की गई है। कुल मिलाकर इन ज्ञान नए का क्या होगा, चौथा स्टेटमेंट सही होगा। फिर इसमें मिलाना है हमें फिर से मैनेजेरियल रिवोल्यूशन, हमें किससे मिलाना है, जेम्स बरहाइम से मिलाना है। द रूलिंग क्लास, फिर इसमें रूलिंग क्लास है। पावर एलिट हमें सी राइट मिल से मिला सकते हैं पावर एलिट को, और रूलिंग क्लास को दोनों मॉस्को से मिला सकते हैं, और सोशल स्ट्रक्चर एंड द रूलिंग क्लास ये रेमंड हीरो से मिला सकते हैं। इसमें जो सही स्टेटमेंट होगा दोस्तों 3 नंबर होगा, 1 का 2, बी का 1, फिर सी का 4 यानी जेम्स बरहाम, और डी का 3 मॉस्को। चलिए फिर से इसमें हमको मिलाना है, तो इसमें जो सही स्टेटमेंट है, तो इसमें बेसिकली हमें पॉलिटिकल साइंस ऑफ फिलोसॉफिकल एनालिसिस, ये बी डायर की पुस्तक है। फिर पॉलिटिकल साइंस एंड द थ्योरी ऑफ एक्शन, ये जॉन जिगोनेल की पुस्तक है। द अमेरिकन साइंस ऑफ पॉलिटिक्स, ये बर्नार्ड क्रीक की है। और सेगमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, ये यू लाउ की है। कुल मिला के इसमें चौथा आंसर सही होगा। फिर कथन है कि गांधी एवं पेरियार में वर्ण व्यवस्था के संबंध में मत भिन्नता थी। गांधी जहां परिवर्तित रूप में वर्ण व्यवस्था में आस्था रखते थे, वहीं पेरियार का मानना था कि सब वर्णों को अपने अपने धर्म का पालन करने का निर्देश दिया जाएगा तो गैर ब्राह्मणों की सेवा करने एवं अपमानजनक जीवन जीने को विवश हो जाएंगे। तो इसमें दोस्तों जो 94 नंबर, इसमें ए नंबर सही होगा। कारण व कथन दोनों सही है, कारण कथन की सही व्याख्या कर रहा है। फिर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर निम्नलिखित में से किस समिति के सदस्य थे जिसे भारतीय व्यस्त मताधिकार समिति, इंडियन फ्रेंचाइज कमेटी भी कहा जाता है। तो बेसिकली जो अम्बेडकर जी थे, ये एक प्रकार से लोथियन समिति के सदस्य थे, जिन्हें क्या कहा जाता है, जिन्हें इंडिया फ्रेंचाइज कमेटी भी कहा जाता है। फिर अपनी पुस्तक डिस्कोर्स ऑन ओरिजिन ऑफ इनइक्वालिटी में रूसो किन 2 प्रकार की असमानताओं में विभेद करता है, तो ये प्राकृतिक और सामाजिक असमानताओं में एक प्रकार से विभेद करता है। प्राकृतिक और सामाजिक असमानताओं में ये विभेद करता है। ये फिर लॉक की पुस्तक 2 नाली बंदूक है, इसमें एक नाल फिल्मर की और दूसरी ओर हॉब्स की ओर तनी हुई है। यह सच है कि लॉक को यह पूरी तरह एहसास हो गया था कि राज्य और दायित्व के अपने नए सिद्धांत के पूर्व प्रतिपादन हेतु उसे फिल्मर और हॉब्स दोनों का पूर्णतः खंडन करना होगा। तो इसमें दोनों कथन सत्य हैं दोस्तों, दोनों कथन सत्य हैं। यूनिवर्सल सिस्टरहुड को अस्वीकार किया है, सार्वभौमिक व नापा को किसने अस्वीकार किया है, तो इसे दोस्तों अश्वेत नारीवादियों ने इसको यूनिवर्सल सिस्टरहुड को अस्वीकार किया है, अश्वेत नारीवादियों ने। यूरोप के राष्ट्रवाद के एरिक हॉब्सबॉम के सिद्धांत की मूल विशेषताएं निम्नलिखित में से कौन सी हैं, तो इसमें विकल्पों का चयन करना है। राष्ट्रवाद के 3 चरणों में पश्चिमी देशों में राष्ट्रों का निर्माण हुआ है। उसने राष्ट्रवाद को परिभाषित किया, साधारणतः परंपराओं का पुनर्सृजन। उसने पृथकतावादी राष्ट्रवाद का समर्थन करने वाले समूह के रूप में निम्न बुर्जुआ वर्ग को चिन्हित किया। उसने पूर्वी एवं पश्चिमी यूरोप में नजातीय भाषाई राष्ट्रवाद के आविर्भाव को नजरअंदाज किया। तो इसमें बी और सी सही होगा, ये गलत है, डी गलत है। तो जहाँ डी है उसको हटा दो आप, नजरअंदाज उसने नहीं किया था, स्टेटमेंट गलत है बेसिकली। फिर पॉजिटिविज्म, प्रत्यक्षवाद ने न केवल प्राकृतिक दुनिया वरन सामाजिक दुनिया को समझने में हमारी क्षमताओं को सीमित कर दिया है। हैबरमास ने यह कथन अपनी किस रचना में कहा है उसने, तो उसने ऐसा नॉलेज एंड ह्यूमन में ऐसा बोला है। फिर से हमें सोची 1 को सोची 2 से मिलाना है। तो इसमें देखते हैं। तो जो सेक्सुअल पॉलिटिक्स है पुस्तक, ये केट मिलेट की है, सेक्सुअल पॉलिटिक्स केट मिलेट की है ये, और यहाँ से हमारा पूरा आंसर आ जाएगा। लेकिन हमें एथिक्स ऑफ केयर, ये कैरोल गिलिगन की है। फिर पावर ऑफ हॉरर, ये है जूलिया क्रिस्टोवा की। और ई क्रित्यूर फेमिनिन की पुस्तक क्या है, हेलेन सीचू। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की रचनाओं को उनके कालक्रम के अनुसार हमें एक प्रकार से इनको लगाना है। एनालिसिस ऑफ कास्ट, हु आर द शूद्रास, फ्यूचर ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी एंड द अनटचेबल्स। तो इसमें जो सही क्रम होगा इसमें
चौथा होगा ABDC, AB, इसके बाद फिर अनटचेबल्स आती है और फ्यूचर ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी ये सबसे लास्ट में पुस्तक आती है। तो एनिलेशन ऑफ कास्ट ये 1936 में बुक आती है। हु वर द शूद्राज, हु वर द शूद्राज ये पुस्तक उनकी 1946 में आती है, 1946 में आती है। द फ्यूचर ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, द फ्यूचर ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, और जो द अनटचेबल्स पुस्तक है ये 1948 में आती है। तो इस हिसाब से ये स्टेटमेंट सही होगा। फिर नेक्स्ट इसमें देखते हैं दी रीमैपिंग इंडिया, दी रीमैपिंग इंडिया, न्यू स्टेट एंड देयर पॉलिटिकल ओरिजिन। ये पुस्तक किसकी है? रीमैपिंग इंडिया, न्यू स्टेट एंड देयर पॉलिटिकल ओरिजिन्स। ये पुस्तक दोस्तों बेसिकली लुइस टिलियन की पुस्तक है, ये लुइस टिलियन की पुस्तक है। सामूहिक कार्रवाई का तर्क, जिसमें तुलनात्मक राजनीतिक विश्लेषण में हित समूहों के अभियोजन लामबंदी की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस विद्वान द्वारा की गई है? तो इसमें सही आंसर होगा मैनकर ऑल्सन, मैनकर ऑल्सन। नेक्स्ट है, पहला कथन है कि युवा मिल्क उपयोगितावाद के वैज्ञानिक सिद्धांत के बारे में अधिक रूप से अवगत थे। उपयोगितावाद सिद्धांत से उसे मानव के वास्तविक रूप से पृथक कर दिया था। तो उपयोगितावाद के सिद्धांत ने उसे मानव के वास्तविक रूप से पृथक कर दिया था। तो इसमें जो सेकंड है वो सही होगा, यानी ए और आर दोनों सत्य हैं, लेकिन आर ए सही की व्याख्या नहीं कर पा रहा है। तो नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसके लेखन या रचनाओं से प्रभावित होने के बाद जॉन स्टुअर्ट मिल ने भावना एवं अंतर्ज्ञान पर बल दिया? भावना एवं अंतर्ज्ञान पर बल दिया। किससे प्रभावित हुआ था मिल? मिल हुआ था वर्ड्सवर्थ से प्रभावित होकर इसने भावना एवं अंतर्ज्ञान पर बल दिया, वर्ड्सवर्थ से प्रभावित होकर। डेमागोगिक प्लूटार्की, लोकतांत्रिक धनिक तंत्र शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया? तो इस शब्द का प्रयोग प्लेटो ने किया था, प्लेटो ने किया था। फिर कौन रिपब्लिक में सुकरात के साथ न्याय पर बहस का भागीदार नहीं है? सेफलस, पॉलीमार्कस, थ्यूसाइडाइडस, ये नहीं है, ये नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अस्तु का विशिष्ट न्याय का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ पर्टिकुलर थ्योरी, किससे प्रभावित है? तो ये जो थ्योरी ऑफ पर्टिकुलर जस्टिस है ये पाइथागोरस से प्रभावित है। थ्योरी ऑफ पर्टिकुलर जस्टिस है ये पाइथागोरस से प्रभावित है। फिर किसने कहा रिपब्लिक की सुंदरता? रिपब्लिक की सुंदरता यह है कि गणतंत्र यानी रिपब्लिक केवल एक राजनीतिक स्वप्न लोक, पॉलिटिकल यूटोपिया ही नहीं बल्कि साथ ही एक दार्शनिक स्वप्न लोक, फिलोसॉफिकल यूटोपिया भी है। तो ये ऐसा कौन बोलते हैं? ऐसा बोलते हैं लियो स्ट्रॉस। ऐसा कौन बोलता है? लियो स्ट्रॉस बोलता है। रिपब्लिक में गुफा के रूपक एलेगरी ऑफ केव के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर गलत है? गलत है। पहला, दार्शनिकों को लोगों के द्वारा नहीं चुना जाना चाहिए, शिक्षित होना चाहिए, शुड बी एजुकेटेड, जनता के पास नहीं लौटना चाहिए। इसमें जो सही स्टेटमेंट है एक और तीन है, एक और तीन है। एजुकेटेड होना चाहिए, शिक्षित होना चाहिए। तो एक प्रकार से ये दो स्टेटमेंट गलत हैं। दार्शनिकों को लोगों द्वारा नहीं चुना जाना चाहिए, स्टेटमेंट गलत है। जनता के पास नहीं लौटना चाहिए, ये भी गलत। शिक्षित होना चाहिए, ये सही। फिर निम्नलिखित विचारकों में से किसने रोम को पूर्ण गणतंत्र, परफेक्ट रिपब्लिक कहा? रोम को पूर्ण परफेक्ट किसने कहा है? ये मैकियावेली ने कहा, मैकियावेली ने कहा है। मैकियावेली के अनुसार शासक अपनी इच्छा कब थोप सकता है? रूलर कैन इम्पोज हिज विल, कब थोप सकता है? तो पहला स्टेटमेंट है इसमें, वह विरोधियों को खत्म कर देता है। दूसरा, शासकों के बीच मिथक की शक्ति स्थापित हो जाती है, एक क्रूर शासक बन जाता है, शासित को प्रेम करना होता है। रूलर कैन इम्पोज हिज विल, इसमें दूसरा सही होगा। शासकों के बीच मिथक की शक्ति स्थापित हो जाती है, पोटेंसी ऑफ मिथ इज एस्टैब्लिश्ड अमंग दोज। दोस्तों के लिए प्राकृतिक अवस्था, स्टेट ऑफ नेचर में क्या महत्वपूर्ण है? पहला, पिटी, तर्क, दया तर्क से ढकी हुई है, तो पिटी इज सॉलिड विथ रीजन, सेंस ऑफ कंपैरिजन, तुलना का अभाव है, ईमानदारी, होनेस्टी। फिर आउटर डायरेक्टेड एटीट्यूड, बाहरी निर्देशित व्यवहार। तो दोस्तों के लिए प्राकृतिक अवस्था में क्या महत्वपूर्ण है? प्राकृतिक अवस्था में क्या महत्वपूर्ण है? तो इसमें जो सही स्टेटमेंट होगा वो 2 और 3 होंगे। क्या क्या? यानी तुलना का अभाव और ईमानदारी, ये होनी चाहिए।
दया तर्क से ढकी होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। और रीजन को एक बुरी चीज मानता है, जिससे कि जो सिविलाइजेशन है वो उसमें तेरे और मेरे की भावना पैदा हुई। जर्मी बेंथम के अनुसार कौन से पहलू अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख, ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस और द ग्रेटेस्ट नंबर के सिद्धांत का हिस्सा है? पहला, प्रत्येक व्यक्ति का आनंद समान माना जाता है, तो ईच पर्सन्स प्लेजर्स काउंटेड एज सेम। फिर इसमें केवल क्वांटिटेटिव निर्णय होते हैं, कौन सा आनंद प्लेजर अधिक होना चाहिए? इंटेंसिटी, ड्यूरेशन, कॉस्ट का मात्रात्मक क्वांटिटेटिव पहलू मायने रखता है। यह प्रकृति में प्रत्ययी है। तो इसमें जो अधिकतम सुख का सिद्धांत है, इसमें कौन शामिल है? तो इट इज फिडेसिटी इन नेचर। इसमें जो सही स्टेटमेंट है, सही स्टेटमेंट कौन है? 4 नंबर, 1 और 3 इसमें सही, 1 और 3 सही है। तो ये क्वालिटेटिव नहीं बल्कि क्वांटिटेटिव, क्वांटिटेटिव यानी गुणात्मक नहीं बल्कि परिमाणात्मक जो निर्णय है उसको सही मानता है कौन? बेंथम। फिर राजनीति विज्ञान, साहित्य, पॉलिटिकल साइंस, लिटरेचर में पारिवारिक सदृश श्रेणियों का विचार, आइडिया ऑफ फैमिली रिजेम्बलेंस, किसने प्रस्तुत किया? आइडिया ऑफ फैमिली रिजेम्बलेंस ये पहला है जोवान सार्टोरी, मिचेल, कॉपेज एवं वोल्फगैंग एच डेनिके। फिर डेविड कोलियर एंड जेम्स ई महोन, कीथ जैगर्स एवं टेड कोर। तो किसने किया है? डेविड कोलियर एंड जेम्स ई महोन ने किया है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, अब हमें इस प्रकार से मिलाना है। तो हर्बर्ट मार्क्यूजे किससे मिला सकते हैं? पॉल मिचेल, फूको। फूको बेसिकली ये जेरेमी बेंथम पैट्रिकॉन का कॉन्सेप्ट देता है, फूको गवर्नमेंटैलिटी का कॉन्सेप्ट देता है, कार्ल स्मिथ। हर्बर्ट मार्क्यूजे तो फूको का गवर्नमेंटैलिटी का कॉन्सेप्ट है, तो हमें बी का 4 चाहिए, बी का 4, बी का 4। तो हमें ये स्टेटमेंट और ये स्टेटमेंट हम हटा सकते हैं। फिर जेरेमी बेंथम ने नेप्टिकॉन का कॉन्सेप्ट दिया था, यानी सी का 2 होना चाहिए, सी का 2 होना चाहिए, सी का 2। तो ये चौथा नंबर सही हो जाएगा, चौथा नंबर सही हो जाएगा, चौथा नंबर सही हो जाएगा, मतलब 1 का 3 होगा। यानी हर्बर्ट मार्क्यूजे ने एक आयामी व्यक्ति, वन डायमेंशनल मैन का कॉन्सेप्ट दिया था, और कार्ल स्मिथ ने स्टेट ऑफ एक्सेप्शन का सिद्धांत दिया था। फिर वैज्ञानिक प्रासंगिकता, साइंटिफिक रेलेवेंसी और सामाजिक प्रासंगिकता, सोशल रिलेवेंसी, राजनीतिक अनुसंधान के बीच अंतर किसने किया है? तो ये अंतर बेसिकली डेविड स्टर्न ने किया। फिर किसने कहा कि राजनीतिक विचारक, पॉलिटिकल थिंकर अवश्य रूप से दलीय व्यक्ति होते हैं? ये स्टेटमेंट अल्फ्रेड कोबान का है। किसने कहा राजनीतिक सिद्धांत राजनीतिक विज्ञान था और इसके बिना कोई विज्ञान नहीं हो सकता था? ये किसने कहा है? तो ये कहा है दांत चर्मिनो ने। निम्नलिखित में से कौन एक नैतिकतावादी उदारवादी डोंटोलॉजिकल लिबरल है? नैतिकतावादी उदारवादी है तो ये है रॉबर्ट नॉजिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पशुओं के प्रति व्यक्ति के कर्तव्य को उचित ठहराने के लिए किसने नीति शास्त्रीय उदारवादी दर्शन डियोंटोलॉजिकल लिबरल फिलॉसफी का वर्णन किया है? तो इसमें किसने किया है? रॉबर्ट नॉजिक ने किया है, रॉबर्ट नॉजिक ने किया है। फिर रॉल्स मुख्य सामाजिक संस्थाओं के बारे में लिखते हैं कि जो बुनियादी संरचना का निर्माण करती हैं, कंप्राइज द बेसिक स्ट्रक्चर, वे क्या हैं? वो क्या हैं? वे हैं इकोनॉमिक रिजिम्स, कॉन्स्टिट्यूशन, लीगल ऑर्डर, स्पेसिफिकेशन ऑफ प्रॉपर्टी। तो इसमें सभी आ जाएगा। फिर नेक्स्ट है डेमोक्रेटिक इक्वालिटी, जाति समूहों के बीच समानता है ना कि जाति विहीन व्यक्तियों के बीच। ये स्टेटमेंट किसका है? सुदीप्तो कविराज का, सुदीप्तो कविराज का है। स्वतंत्रता के बारे में लोहिया के दृष्टिकोण के संबंध में डॉट के संबंध में स्वतंत्रता की अवधारणा गैर संपत्ति मामलों पर आधारित है। तो स्वतंत्रता के बारे में लोहिया के दृष्टिकोण नकारात्मक के संबंध में स्वतंत्रता की अवधारणा गैर संपत्ति मामलों पर आधारित है, ये नकारात्मक है उनकी विचारधारा बेसिकली। फिर निम्नलिखित में कमला देवी चट्टोपाध्याय के संबंध में कथनों पर विचार करते असत्य कथन बताना। पहला, वो मूलतः गांधीवादी नेता थी, उन्होंने धर्मनिरपेक्ष राजनीति का समर्थन किया है। वे भारत के तीव्र आर्थिक विकास के लिए साम्यवाद की अपरिहार्यता का समर्थन करती थी। वे श्वेत नारीवाद एवं उग्र नारीवाद की विरोधी थी। तो ये जो स्टेटमेंट है ये एक प्रकार से लास्ट वाला ये गलत है, यही कथन असत्य है, विरोधी नहीं समर्थक थी। फिर कौटिल्य के चिंतन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए सही कथनों का चयन कीजिए। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में कुल
15 अभिकरण बताए हैं, या कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कुल 15 अभिकरण थे, 15 चैप्टर थे। अर्थशास्त्र के प्रथम अभिकरण का नाम योग वृत्त है। तो इसमें दोस्तों केवल एक स्टेटमेंट इसका सही है, पहले का नाम योग वृत्त नहीं, तो केवल एक ही पहला स्टेटमेंट इसका सही है। कथन क्या है? राम मनोहर लोहिया का सबसे बड़ा योगदान उनका राजनीतिक विकेंद्रीकरण की अवधारणा का विकास है। उनके अनुसार मात्र विकेंद्रीकरण के आधार पर ही एक सच्चा अहिंसक समाज बन सकता है। केंद्रीकृत समाज में मानव पृष्ठ में चला जाता है और अपनी स्वतंत्रता खो बैठता है। तो इसमें सही स्टेटमेंट होगा ए और आर दोनों सत्य हैं और आर एक ही सही व्याख्या कर रहा है। अब अम्बेडकर संबंधित संगठनों की स्थापना का सही आरोही क्रम बताएं। इसमें तो आरोही क्रम आप बता ही देंगे, क्योंकि इसमें क्या लिखा हुआ है, सन दिया हुआ, तो आप इसका बता ही सकते हैं। ए होगा, सबसे पहले 4 आएगा, फिर 36, यानी कि सबसे पहले बहिष्कृत हितकारिणी सभा 1927 में बनी थी, फिर इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी 1936 में बनी थी, फिर शेड्यूल कास्ट फेडरेशन 1942 में और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया 1957 में बनी थी। फिर निम्नलिखित में से कौन जॉन रॉल्स की कृति अ थ्योरी ऑफ जस्टिस 1971 को राजनीतिक सिद्धांत के पुनर्जन्म का प्रतीक मानता है? तो ये है आयरिस मेरियन यंग। निम्नलिखित में से किस समकालीन राजनीतिक सिद्धांतकार ने मार्क्स से प्रेरित होकर शक्ति की सूक्ष्म राजनीति की अवधारणा विकसित की? ये है मिशेल फूको। फ्रांस फेनन ने असंगत कथन में बताना है, तो फेनन ने रुडयार्ड किपलिंग द्वारा समर्थित व्हाइट्समैन बर्डन थ्योरी का विरोध किया है। फेनन ने उपनिवेशवादी उत्पीड़न, सांस्कृतिक साम्राज्यवाद तथा जातीय पूर्वाग्रह के मनोवैज्ञानिक प्रभावों का व्यवहारिक विश्लेषण किया है। नेक्स्ट है, जैसे श्वेत जाति का भार एक मिथ्या है, वैसे ही अश्वेत जाति के गौरव का भाव भी एक मिथक है। फ्रेंच ने अपनी रचना अ डाइंग कोलोनियलिज्म में अल्जीरिया के मुक्ति संग्राम एवं पुरातन अश्वेत सांस्कृतिक प्रभावों की वापसी का नकारात्मक वर्णन किया है। ये स्टेटमेंट इसमें गलत है, मतलब यही सही स्टेटमेंट होगा हमारा। असंगत कथन है यही, चौथा नंबर। आज का तथाकथित लोकतंत्र वस्तुतः लोकतंत्र नहीं वरन निर्वाचित अल्पतंत्र इलेक्टेड ओलिगार्कीज है, इसमें आम जन की भूमिका नगण्य है। यह कथन किसका है? ये कथन बेसिकली जयप्रकाश नारायण जी का है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन यह मानता है कि राजनीतिक विज्ञान और राजनीतिक सिद्धांत एक दूसरे से अविभाज्य हैं, एक दूसरे के बिना संभव नहीं? तो ये जो मानने का काम है ये एरिक वोगलिन ऐसा मानता है। निम्नलिखित में से राजनीतिक सिद्धांत का कौन सा संप्रदाय आलोचनात्मक मार्क्सवाद क्रिटिकल मार्क्सिज्म और बोल्शेविक कट्टरपंथ का विरोधी पैरा मार्क्सवादी आंदोलन से जुड़ा हुआ है? पैरा-मार्क्सिज्म से जुड़ा हुआ है, तो ये है फ्रैंकफर्ट संप्रदाय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई वर वुमेन इंसेव्ड, ये किसकी पुस्तक है? ये पुस्तक है दोस्तों पेरियार की पुस्तक है। प्रोड्यूसिंग हेजेमनी द पॉलिटिक्स ऑफ मास प्रोडक्शन एंड अमेरिकन ग्लोबल पावर पुस्तक किसकी है? तो ये है पुस्तक मार्क रूपर्ट की है पुस्तक। निम्न में से किसका यह मत है कि राजनीति सिद्धांत सिर्फ राज्य पर ही ध्यान नहीं देता बल्कि वह समाज में शक्ति की कोशिकाओं पर भी प्रभाव डालता है? तो ये जो स्टेटमेंट है बेसिकली ये राजीव भार्गव का। निम्न में से कौन व्यवहारवाद को चलनी का रूप कहते हैं व्यवहारवाद को? तो ये कौन बोलता है? डेविड स्टन बोलते हैं, चलनी का रूप बोलते हैं। कथन, मूल्यों के आधारशिला पर ही ज्ञान की इमारत खड़ी होती है। उत्तर व्यवहारवाद ने मूल्यों को भी महत्वपूर्ण स्थान दिया। तो इसमें दोनों ही कथन सही होंगे। निम्नलिखित में से किस उपागम के प्रतिपादक का उद्देश्य सब्जेक्टिव कन्फर्मेशन वैधिकृत सापेक्ष सिद्धांत निर्माण की दिशा में महत्वपूर्ण पहल करना? तो ये व्यवहारवाद है। निम्नलिखित में से कौन सी तुलनात्मक व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद के संदर्भ में कथन सही नहीं है? व्यवहारवाद तथ्यों एवं मूल्यों को पृथक करता है, जबकि उत्तर व्यवहारवाद तथ्यों एवं मूल्यों को कर्म एवं सार्थकता से जोड़ता है। व्यवहारवाद परिणात्मक है, जबकि उत्तर व्यवहारवाद केवल गुणात्मक है। तो इसमें दूसरा स्टेटमेंट है वही स्टेटमेंट गलत हो जाता है। फिर व्यवहारवादी राजनीतिविज्ञ हेराल्ड लासवेल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों का असत्य कथन कौन सा है? लासवेल राजनीति विज्ञान की भूमिका को मनोव्यथित या मनोव्याधि निवारक के रूप में चिन्हित करता है। लासवेल विज्ञान की राजनीति की
जगह दर्शन की राजनीति के पक्षधर हैं। लास्वेल प्राविधिक वैज्ञानिक संस्कृति पर बल देते हैं। लास्वेल राजनीति विज्ञान को एक नीति विज्ञान के रूप में बनाना चाहते हैं, अतः वह गोल थिंकिंग, ट्रुथ थिंकिंग और पॉसिबिलिटी थिंकिंग के रूप में अपनी विचारधारा प्रस्तुत करता है। इसमें जो कथन गलत है दोस्तों वो है दूसरा नंबर। लास्वेल विज्ञान की राजनीति की जगह दर्शन की राजनीति नहीं, बल्कि विज्ञान की ही राजनीति वो करता है। निम्न में से कौन राजनीतिक संरचनाओं को अंतःक्रियाओं के औचित्यपूर्ण लेजिटिमेट पैटर्न ऑफ इंटरेक्शन के रूप में विवेचित करता है? तो ये है गैब्रियल आलमंड। गैब्रियल आलमंड। ग्रामसे ने अपनी किस पुस्तक में महात्मा गांधी के नेतृत्व में चल रहे अपने देश विरोधी आंदोलन की व्याख्या की है? तो इसका उन्होंने अपनी पुस्तक द प्रिजन नोटबुक में ऐसा वर्णन किया है। निम्नलिखित में से किसका यह मत है कि हर समाज में विरोध उत्पन्न होते हैं और उसको पचाना राजनीतिक व्यवस्था का कार्य? तो ये ब्लांडेल ने ऐसा बोला है। आमंड के व्यवस्थाओं की क्षमताओं अर्थात निर्गत तत्वों के रूप में 4 प्रकार की क्षमताओं के संबंध में सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। निकासकीय ये है, और निकासकीय मतलब निकासकीय का संबंध किससे है? ये है कर वसूली से। व्यवस्थाकारी का संबंध है मानव व्यवहार का नियंत्रण से। वितरणात्मक का संबंध है वस्तुओं का आवंटन से। और उत्तरदायी या प्रतीकात्मक का संबंध है नीति निर्णयों की घोषणा। कथन क्या है कि हेगल द्वारा वर्णित अलगाव एक सकारात्मक अवधारणा है जो मानव प्रगति के इतिहास का आवश्यक लक्षण है। कारण कार्ल मार्क्स अलगाव की अवधारणा तो हेगल से लेता है, पर इसे पूंजीवाद के दुष्प्रभाव समझाने के लिए नकारात्मक अवधारणा बना देता है। इसमें कथन और कारण दोनों सही है, परंतु कारण कथन की सही व्याख्या नहीं कर पा रहा है, लेकिन कथन और कारण दोनों सही हैं दोस्तों। फिर सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है हमें। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो बिल ऑफ इंश्योरेंस ये जॉन रॉल्स का है, बिल ऑफ इंश्योरेंस। फिर एलिनिएशन का कॉन्सेप्ट ये किसने दिया है? कार्ल मार्क्स ने दिया था। पीस मिल सोशल इंजीनियरिंग कार्ल पॉपर की है। और मिनिमल स्टेट ये रॉबर्ट नॉजिक का। तो इसमें दूसरा स्टेटमेंट सही होगा। फिर महर्षि अरविंद के चिंतन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए सही कथनों का चयन करना है। अरविंद राष्ट्र एवं राज्य को पृथक पृथक रखने में विश्वास करते थे। अरविंद ने राष्ट्र या राज्य को यंत्रवत माना। तो इसमें दोस्तों दोनों स्टेटमेंट सही हैं। चलिए दोस्तों, यहाँ से हमारा जो दूसरा चैप्टर है ये समाप्त होता है। मिलते हैं दूसरी से जो सीरीज है समाप्त होती है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। और अगर आपको इस सीरीज दोस्तों अच्छी लग रही है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास करें। इनको बनाने में बहुत मेहनत लगती है, कम से कम आप लोग इसको पढ़ें तो अच्छे से ही। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।